Good afternoon, everyone. Welcome to lecture number 6 of Fast Track Batch CA Foundation, May 2021, Principles and Practices of Accounting. कल आपने मेरे पास लास्ट में कुछ प्रिंसिपल्स कवर किए थे सारे शॉर्ट में। मैंने आपको जो कॉपी में लिखवाए हुए मैंने कवर कर दिए और आपसे मैंने कहा था कि प्लीज आप बुक से इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर लो, स्टडी मटेरियल। और दूसरा एक चैप्टर आपका और चल रहा है पैरेलल, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला। कल मैंने वेबसाइट पे आपको ऐसे कि दिखाया था कि कौन कौन से चैप्टर आपके कवर होते जा रहे हैं। आज हमारा एक चैप्टर और यूनिट एमएल की छोटे छोटे यूनिट बने हुए हैं, एक यूनिट और आपका आज कवर हो जाएगा, प्रोविजंस और कंटीजेंट लायबिलिटीज। इसको कवर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोविजंस के बारे में बताना चाहूंगा। ये वर्ड आपने सुना तो बचपन से हुआ है, लेकिन क्लैरिटी इस वर्ड में बहुत कम बच्चों को होती है। एक तो मैंने कल भी प्रोविजंस के बारे में कुछ बताया था कि प्रोविजन से कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो होता है। प्रोविजंस बना बना के आप फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए पहले से अपनी तैयारी करके चल रहे हो, आपके प्रॉफिट्स इसमें रिटेन होते हैं क्योंकि आप P&L में चार्ज कर देते हो प्रोविजन को। पर प्रोविजंस के बारे में आज थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूं। एक तो प्रोविजंस बनती है ऑन एसेट्स और एक प्रोविजंस लाइबिलिटीज पर नहीं बनती हैं। प्रोविजंस लाइबिलिटीज की नेचर की होती हैं। ये ना बोलना एक प्रोविजन बनती है एसेट्स पे और एक प्रोविजंस बनती है लाइबिलिटीज पे। ये बोलना एक प्रोविजंस एसेट्स पे बनती हैं और एक प्रोविजंस लाइबिलिटीज की नेचर में होती हैं। जैसे प्रोविजन एसेट्स पे आपने क्या बना रखी है, जैसे आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सारी एसेट्स पे बनी हुई हैं। और बताओ इन सब में जो ये प्रोविजंस आप बना रहे हो इनमें एसेट्स में बढ़ोतरी हो रही है या घटोतरी हो रही है? घटोतरी हो रही है, मतलब गिरावट आ रही है, आप ये कह सकते हो। डेटर्स कम और कम होने की संभावना है, प्रोविजन बना ली। डेटर्स से संभावना है कि वो डिस्काउंट ले जाएंगे, प्रोविजन बना ली। एसेट्स की डेप्रिसिएशन हो रही है, मतलब एसेट्स की गिरावट हो रही है, उसके लिए भी क्या बना ली, प्रोविजन। यानी एसेट्स की गिरावट पे हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोविजन। यस और नो? और ये जो लाइबिलिटीज की नेचर की प्रोविजंस हैं, ये जैसे प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, आपने बचपन में पार्टनरशिप में सुना होगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इस तरह की चीजें याद आ रहा है? ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे नजर आती थी आपको। अब एक चीज मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, जब मैं प्रोविजंस की डेफिनेशन पढ़ाता हूं तो डेफिनेशन में तो हो सकता है ये और ये दोनों कवर हो जाए। आप अगर किताब में प्रोविजंस की डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहां पे ना इस तरह की दी हुई है कि अमाउंट रिटेन्ड ड्यू टू फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट, ड्यू टू डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, और टू प्रोवाइड फॉर अ नोन लाइबिलिटी। तो दोनों कवर होती हैं डेफिनेशन में प्रोविजन की। पर दोनों में कॉमन क्या है, अमाउंट रिटेन्ड। अमाउंट रिटेन हो रहा है प्रोविजन बना के, क्या हो रहा है, अमाउंट रिटेन हो रहा है। लेकिन जब मैं आपको चैप्टर के हिसाब से पढ़ने को कहता हूँ, यूनिट के हिसाब से, तो हमारे यूनिट में ना ज्यादा प्रोविजंस को डिफरेंशिएट किया हुआ है कंटीजेंट लाइबिलिटीज के साथ। तो जब मैं प्रोविजंस को और कंटीजेंट लाइबिलिटीज को आपस में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूं तो वहां जो ज्यादा मेरी प्रोविजन कवर होती है वो ये वाली कवर होती है जो प्रोविजंस लाइबिलिटीज की नेचर की है। अब मैं आपको पहले बताता हूं, मेरा हमेशा कहना ये होता है क्लासेस के अंदर कि बेटा जब भी कोई डिफरेंस पढ़ने लगो ना, पहले उनमें सिमिलैरिटी देखो। हम सीधा लाइन मार के डिफरेंस करने लग जाते हैं, पहले के ये तो सोचो कि इनमें डिफरेंस क्यों करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी, है कि नहीं है? कभी इंडिया को और बर्गर को डिफरेंशिएट किए, इंडिया को और पाकिस्तान को डिफरेंशिएट कर सकते हो। सोचो डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिया एंड बर्गर। अब समझ रहे हो, मतलब कुछ तालमेल तो बैठे, कुछ सिमिलैरिटी तो आए, तभी तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। अब सोचो कंटीजेंट लायबिलिटी में और प्रोविजन में का डिफरेंस करना है, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज सम सिमिलैरिटी इन बोथ। और +1 +2 में तो कभी इनमें सिमिलैरिटी लगी ही नहीं, क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटी जब हमने पढ़ा था तब मैडम ने हमें एग्जांपल दिया था, बेटा हम पे केस चल रहा है, हो सकता है हम केस हार जाएं, पैसे देने भी पड़ सकते हैं, नहीं भी देने पड़ सकते हैं, ये कंटीजेंट लायबिलिटी है, इसे नोट्स टू अकाउंट्स में लिख देना। बच्चा कहता ओके। जब प्रोविजन की बारी आई वहां तो एग्जांपल ही ज्यादातर सुने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बच्चा कहता प्रोविजन में और सीएल में तो मुझे कोई सिमिलैरिटी ही नहीं लग रही, आप डिफरेंस की बात कर रहे हो। तो पहले सिमिलैरिटी की बात करता हूं फिर डिफरेंशिएट करूंगा।
अब सिमिलैरिटी क्या थी सुनिए, जो वो एग्जांपल था ना, केस चल रहा है, हार सकता हूं, दिखा दो कंटीजेंट लायबिलिटी, इसमें एक छोटा सा पॉइंट अंदर और होता है, केस हार सकता हूं, हारने के चांसेस कितने हैं, अगर हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो फिर नॉर्मली आप उसे कंटीजेंट लायबिलिटी में नहीं शो करते, उसे आप प्रोविजन में शो कर देते हो। इसका मतलब प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी में दोनों में सिमिलैरिटी है, सेम एग्जांपल तो चल रहा है दोनों में, सिर्फ चांसेस का फर्क है। बल्कि मैं, और ये बताओ कौन सी प्रोविजंस की बात कर रहा हूं, एसेट्स की प्रोविजन की बात कर रहा हूं या जो लायबिलिटी के नेचर में है, लायबिलिटी के नेचर, और कंटीजेंट लायबिलिटी भी किसके लिए बनती है, लायबिलिटी। बताओ कंटीजेंट लायबिलिटी आज की है कि फ्यूचर के लिए बना रहे हैं, फ्यूचर, प्रोविजन भी, तो सिमिलैरिटी तो आ रही है। अब सुनिए ध्यान से, अब आप कहोगे सर जो ये केस वाला एग्जांपल है, हमें कैसे पता लगेगा कि इसके लिए प्रोविजन बनानी है या कंटीजेंट लायबिलिटी बनानी है, तो उसके लिए हम ना प्रोविजन का पढ़ाते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। क्या पढ़ाते हैं? अब इसका क्या मतलब होता है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का, सुनिए ध्यान से, जो प्रोविजन होती है ना बेटा, ये हमारी बुक्स में रिकॉग्नाइज होती है, जबकि जो हमारी कंटीजेंट लायबिलिटीज होती हैं ये बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं होती हैं, ये बल्कि बुक्स में तो शो ही नहीं होती हैं, ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज होती हैं। बताओ जब मैं बुक्स बोलता हूं तो आपके माइंड में क्या आता है? जर्नल लेजर, बताया था मैंने आपको, बुक्स ऑफ अकाउंट जर्नल लेजर है। और जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता हूं वहां तो ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट भी आती है। अब सुनो, जो चीज बुक्स में आ गई वो ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट में तो कहीं ना कहीं आएंगी, क्योंकि जर्नल लेजर से आगे टीबी बनना है और टीबी से आगे फाइनल अकाउंट्स बनने हैं। लेकिन कंटीजेंट लायबिलिटीज ऐसी चीज है जो बुक्स में नहीं आती लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाती है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी कहां आती है? ट्रेडिंग में, पी एंड एल में, बैलेंस शीट में कहीं नहीं आती, नोट्स टू अकाउंट्स में आती है। यानी सीएल कंटीजेंट लायबिलिटी ऐसी चीज है इसकी कोई एंट्री नहीं डलती, पर ये सीधा बदतमीजों की तरह कहां जाके खड़ी हो जाती है? नोट्स टू अकाउंट्स में। लेकिन अब प्रॉब्लम हमें ये आ रही है कि कब पता लगे कि किसके लिए प्रोविजन बनानी है और किसके लिए सीएल। तो उसके लिए एएस बना हुआ है हमारा, एएस नंबर 29, और एएस 29 ये चीज क्लियर करता है कब कब आपको प्रोविजन को रिकॉग्नाइज कर लेना बुक्स के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। और एएस 29 बोलता है अगर आपकी 3 शर्तें पूरी हो जाती हैं तो उस केस में दुनिया की कोई ताकत आपको प्रोविजन बुक करने से रोक नहीं सकता। पहली चीज, देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब ये नहीं है कि आज ऑब्लिगेशन है, इसका मतलब होता है मोर लाइकली देन नॉट। यानी अगर किसी ऑब्लिगेशन के होने के चांस ज्यादा हैं उसके ना होने से तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। इस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए आपको रिसोर्सेस का आउटफ्लो करना पड़ेगा, और आउटफ्लो कितना होगा उसका आप रिलायबल एस्टिमेट लगा सकते हो। जब तक ये 3 शर्तें पूरी नहीं हो रही आप प्रोविजन बुक नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं आप? अब मैं वो केस वाला एग्जांपल दोबारा लेता हूं, केस चल रहा था, मुझे लगता है हारने के चांस हैं पर कम है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं बनी, प्रोविजन बन ही नहीं सकती, क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या कहती है? मोर लाइकली, हारने के चांस जहां ज्यादा होंगे उसके ना हारने से वहां प्रोविजन बन सकती है अगर आप बाकी 2 शर्तें और पूरी करते हो। अब सुनो, केस चल रहा है, मुझे लगता है मैं हार जाऊंगा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गई, लेकिन मुझे लगता है कि जुर्म कोई इतना बड़ा नहीं है कि मेरे पे कोई फाइन या पेनल्टी लगेगी, कोर्ट मेरे को वार्निंग देके छोड़ देगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, प्रोविजन नहीं बन सकती। उसका लॉजिक सिंपल है, प्रोविजन की क्योंकि एंट्री होती है तो एंट्री के लिए तो हमें अमाउंट चाहिए, कांटे 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 मार के थोड़ी ना एंट्री डालोगे, वो हम फॉर्मेट्स में लिख देते हैं कांटे कांटे कांटे, जब आपको एक्चुअल एंट्रीज करनी है वहां तो आपको क्या चाहिए? अमाउंट। और सुनो, केस हारने के चांस ज्यादा हैं, मुझे लगता है पैसे भी देने पड़ेंगे सामने वाली पार्टी को,
पर मेरे को पता नहीं है जज कितने का फाइन लगा दे या जज कितने की पेनल्टी लगा दे, कोई आइडिया ही नहीं, एस्टिमेशन ही नहीं हो पा रही, क्या प्रोविजन बन सकती है? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको पता क्या बताना चाह रहा हूं, अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी हो, इवन देन हो सकता है प्रोविजन ना बने, हमें उसे कहां शो करना पड़ सकता है? कंटिजेंट लायबिलिटी। अच्छा एक बात बताओ, अगर हारने के चांस ही कम हुए फिर तो प्रोविजन बन ही नहीं सकती, क्योंकि फिर तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, जो दूसरा वर्ड एएस में यूज किया हुआ है वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन यूज किया हुआ है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? मोर लाइकली कि लेस लाइकली? लेस लाइकली। तो अब मैं आपको, अगर ये लैंग्वेज समझ में आई मेरी सारी सुनी हुई, अब मैं आपको पॉइंट पढ़ाता हूँ प्रोविजन का और सीएल का, आपको मेरी बात बेटर समझ में आएगी, गौर करना। प्रोविजन इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अनसर्टन अमाउंट का, पर लेकिन आप उसको रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हो, अमाउंट जरूर अनसर्टन है बट इट कैन बी एस्टिमेटेड। अगर मैं सीएल की बात करूं, इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, लिखवाया होगा वैसे कॉपी में मैंने कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है मोर लाइकली और पॉसिबल ऑब्लिगेशन होती है लेस लाइकली। यस और नो? पढ़ के देखो, पहला पॉइंट समझ में आ रहा है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बताइए कि आप, और ये 5 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोविजन एंड कंटिजेंट लायबिलिटी, एग्जाम में आया हुआ है सीए के। ये ना सोचना कि सीए एग्जाम में सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं, आपने जिन्होंने पेपर दिया आपने देखा कमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं जिनमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होता, और थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस या किसी चीज पे नोट लिखना आ जाता है, और उसके अंदर भी बहुत अच्छे से चेकिंग होती है कि आप कितना स्पेसिफिक लिख के आते हो पेपर के अंदर। समझ आ रही बात? क्या प्रोविजन रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट करती है? एब्सोल्युटली यस, बैलेंस शीट में शो करते हैं इसे। पर क्या कंटीजेंट लायबिलिटी रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट करती है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ डिस्क्लोज, मेयरली, मेयरली वर्ड यूज किया हुआ है, मेयरली का मतलब सिर्फ, सिर्फ, जस्ट, ओनली, महज, मेयरली, सिर्फ इसे हम क्या करते हैं? डिस्क्लोज। कहां करते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स। तीसरा पॉइंट, प्रोविजन कब रिकॉग्नाइज होती है? जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ रही है कहां से? पास्ट इवेंट्स, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, और लायबल एस्टिमेट कर सकते हो। और कंटीजेंट लायबिलिटी की अगर मैं बात करूं, या तो यहां पे वो केस आएंगे जहां प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगी पर बाकी कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, या है ही पॉसिबल ऑब्लिगेशन, यानी जहां जहां भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन बाकी कंडीशंस पूरी नहीं हो रही वहां भी सीएल दिखा दो, और जहां जहां है ही पॉसिबल ऑब्लिगेशन वहां भी सीएल दिखा दो। वैसे मैं एक चीज और बताता हूं, एक ना वर्ड और यूज किया हुआ है एएस ने, मैंने बुक में भी लिखा हुआ है, कॉपी में नहीं लिखवाया था, कि अगर चांसेस बिल्कुल रिमोट हों, बिल्कुल ही मतलब ना मात्र के वो क्या नाम है चांसेस, उस केस में एएस कहता है कुछ भी ना करो, ना प्रोविजन बनाओ ना सीएल दिखाओ। बोलो क्लियर है? एग्जांपल्स प्रोविजन के, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, पर बताओ कौन से एग्जांपल यहां नहीं आएंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, उसकी बात नहीं कर रहा मैं यहाँ, वो एसेट वाली प्रोविजन है। यस और नो? और इधर एग्जांपल क्या है कंटीजेंट लायबिलिटी में? गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी। ये क्या है? कोई पार्टी बैंक से लोन लेने गई और बैंक ने बोला हम लोन नहीं दे रहे आपको, आपकी शक्ल पसंद नहीं आई, तो भाई उसने किसी और को बोला कि यार मेरी गारंटी दे दो बैंक को कि यार मतलब ये मेरे को लोन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आप देख लो, आपका अकाउंट है यहाँ पे, अच्छी आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है, अगर आप बोल दोगे बैंक को तो मुझे लोन मिल जाएगा। आपने बोल तो दिया, गारंटी दे दी, लेकिन आप ये बताओ नॉर्मली आप क्या मान के चलोगे, सामने वाले पैसा दे देगा या नहीं देगा? दे देगा, तभी गारंटी दी आपने। लेकिन अगर उसने ना दिया तो आपको देना पड़ेगा, ये कंटीजेंट लायबिलिटी है। बताओ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पॉसिबल ऑब्लिगेशन है? पॉसिबल है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थोड़ी ना, जब तक वो देने से मना नहीं करता। यस और नो? कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड, ये क्या था? हमारे पास एक चैप्टर था ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वहां में एक पॉइंट पढ़ते थे बिल रिसीवेबल आता था हमारे पास, तो या तो बिल हम लोग अपने पास रख लेते थे ड्यू डेट तक, या हम उसको ना कलेक्शन के लिए देते थे बैंक को, या उसे डिस्काउंट करवा लेते थे बैंक से, या उसे इंडोर्स कर देते थे। अगर हम बिल को डिस्काउंट करवाते थे बैंक से तो हम पता क्या बोलते थे? हम तो पैसे ले आए बैंक से, अगर 2 महीने का बिल है तो 2 महीने बाद बैंक हमसे पैसे लेगा या उससे पैसे लेगा जिसने एक्सेप्ट किया होगा?
जिसने एक्सेप्ट किया होगा। लेकिन अगर उसने पैसे ना दिए तो हमसे लेगा, यहां भी कंटीजेंट लायबिलिटी आ गई। यानी जैसे बिल डिस्काउंट करवाते हो पैसा तो आ जाता है, लेकिन आपको उसे कहां शो करना पड़ता है साथ में, कंटीजेंट लायबिलिटी। यस और नो। और ये क्या है, लायबिलिटीज अंडर डिस्प्यूट। भाई इनकम टैक्स वालों ने कोई डिमांड निकाल दी कि आप टैक्स पे करो, आप बिजनेस में टैक्स कम पे कर रहे हो, एक लायबिलिटी राइज हुई, लेकिन आपने उसके ऊपर क्लेश मचा लिया कि नहीं भी इतना टैक्स तो मेरा बनता ही नहीं जितना डिपार्टमेंट कह रहा है। अब क्लेश का मतलब ये नहीं कि आप सोटे लेके खड़े हो गए, यहाँ पे लीगल डिस्प्यूट है, आप उसके हायर अथॉरिटी के पास चले गए कि भाई ये गलत है ऑर्डर। तो ऐसा जब डिस्प्यूट हो जाता है, नॉर्मली आप क्या बोल के चलते हो कि भाई डिस्प्यूट में हूं मैं तो पैसे नहीं दूंगा। हाँ अगर हार गया तो देने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो और डिस्प्यूटेड क्वेश्चन आए तो आप ये मान के चलना हम डिस्प्यूट इसीलिए कर रहे होंगे कि हमारे चांसेस देने के कम है। हाँ अगर क्वेश्चन ये कहता है डिस्प्यूट चल रही है लेकिन अब लग रहा है आपका जो वकील है वो कह रहा है भैया हार जाओगे आप तो पैसे देने पड़ेंगे, फिर आपको प्रोविजन बनानी पड़ेगी। पर अगर क्वेश्चन साइलेंट तो बताओ अगर डिस्प्यूटेड डेट है या डिस्प्यूटेड कोई अमाउंट करूंगा मैं कम है, हारने के चांस कम है, तो मैं क्या बनाया करूंगा, कंटीजेंट लायबिलिटीज। है जी, वो नीचे रिमेंबर में आ गया कि अगर पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज रिमोट है फिर तो मुझे कुछ भी नहीं करना, आने को कुछ भी आ सकता है। पर अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो डिस्प्यूटेड वाले केस में मैं क्या मान के चलूंगा, कंटीजेंट लायबिलिटी। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो, बाकी प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। बताइए रिमेंबर का पॉइंट समझ में आ रहा है। इसके बाद एक वर्ड और है इस चैप्टर में, दैट इज कंटीजेंट एसेट्स। अब सोचो, आज तक यही सोचा है कि हम पे केस चल रहा है, कभी केस कर भी तो सकते हो किसी पे, ये क्यों नहीं सोचा कभी। हमने किसी पे केस कर दिया, किसी बिजनेस एंटिटी पे, और यहाँ केस मर्डर के या किडनैपिंग के नहीं हो रहे, मर्केंटाइल लॉ है सारे, मर्केंटाइल बिजनेस लॉज में हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया आपने केस ठोक दिया, और हो सकता है बदले में आपको उसकी क्या मिल जाए, कंपनसेशन या कोई फाइन, कोई सामने से कुछ भी ऐसा मिल जाए। अब मैंने केस करा, आज ही मैंने आके सोच लिया ये तो केस मैं जीतूंगा और फ्यूचर में मेरे पास 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए आएंगे, ऐसा जो इनफ्लो आने वाला है फ्यूचर में जो मुझे लग रहा है कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, डिपेंड करेगा इवेंट पे, ऐसा एसेट क्या है, कंटिजेंट एसेट। पढ़ के देखो, पहला पॉइंट समझ में आ रहा है, पॉसिबल एसेट है, ये भी राइज पास्ट इवेंट से हो रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या कंटिजेंट एसेट को हमें अपनी बुक्स के अंदर दिखाना चाहिए, द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट है। पढ़ के देखो, तो ना तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं ना इसे डिस्क्लोज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। पर सर कहीं तो दिखाते होंगे, कहीं दिखा देते हैं, और उसका कहीं का आंसर है बोर्ड्स रिपोर्ट। अब ये बोर्ड्स रिपोर्ट के, वैसे बोर्ड्स रिपोर्ट आंसर नहीं है इसका, आंसर वैसे होता है अप्रूविंग अथॉरिटी, कि जो हमारे अकाउंट्स को अप्रूव करती है। अप्रूव का मतलब ऑडिट की बात नहीं कर रहा, अप्रूव का मतलब जिसने अकाउंट्स बनाए वो अप्रूव करते कि हाँ अकाउंट सारे हमने ठीक से बनाए हैं, चेकिंग बाद में होती है। तो अप्रूवल कंपनीज के केस में कौन देता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मैं आपको ना यहाँ पे बोर्ड रिपोर्ट वर्ड आया है तो मैं एक वर्ड आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूँ। आपने ये वर्ड सुने, एनुअल रिपोर्ट्स। बोलो किसी को आइडिया। वैसे ना जो चैप्टर है हमारा टर्मिनोलॉजी वाला, यूनिट 2-3 है मेरा ख्याल, थर्ड यूनिट है शायद, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, बहुत सारी टर्म्स दे रखे हैं उसके अंदर, उसमें आपको ये टर्म मिल जाएगी एनुअल रिपोर्ट्स। देखना कितना नंबर टर्म है, बुक है आपके पास अकाउंट्स की, जल्दी खोलो, शुरू में ही होएगी 10-11 नंबर होएगी कोई, क्योंकि ABCD करके है ना हमारे एनुअल रिपोर्ट्स, तो क्लोज इनफ। टर्म नंबर 14 है हमारे टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर में, एनुअल रिपोर्ट्स। काफी वर्ड यूज होता है प्रैक्टिकली, अब पता होना चाहिए आपको एनुअल रिपोर्ट्स में क्या क्या आता है, प्रोफेशनल बच्चे हो आप, क्योंकि स्टेक होल्डर्स या यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यही तो पढ़ते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स में तो सारी रिपोर्ट्स होती हैं। किसी को आइडिया इसमें क्या क्या होता होगा, ये लो 3 एरो निकाल देता हूं मैं, वैसे और भी चीजें आ सकती हैं इसमें, पर ब्रॉडली मैं 3 बता रहा हूं जो आपको कम से कम ये 3 तो पता होनी चाहिए। तो मैं बताता हूं, कोई बताना चाहे, एक तो आंसर आ गया बोर्ड्स रिपोर्ट,
बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं मेरे पास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, बिल्कुल सही बात। ये तीन ब्रॉड चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर ये तीन चीजें तो आती हैं। और जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको पता है एसपीएल भी आता है, बैलेंस शीट भी आती है, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है और नोट्स टू अकाउंट्स भी आता है, ये आपको पता है सारा। सुन रहे हैं? अब मैं आपको बोल रहा हूं कि जो ये कंटिजेंट एसेट वर्ड है, कंटिजेंट एसेट यहां कहीं नहीं आता, कंटिजेंट एसेट यहां आता है, यानी एनुअल रिपोर्ट्स का पार्ट तो है। यानी हर साल जो रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं कंपनीज की, क्या उसके अंदर हमें कंटिजेंट लायबिलिटीज नजर आती हैं? यस, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं नजर आती, क्योंकि कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं उसके अंदर शो कर रहे हैं, तो जो पढ़ना चाहे यूजर वहां से पढ़ सकते हैं। और ऑडिटर रिपोर्ट तो अलग चीज है, वो तो ऑडिट जो होता है स्टेटमेंट्स का उसकी रिपोर्ट है। क्या आपको एनुअल रिपोर्ट्स वर्ड क्लियर है? यस और नो? याद रहेगा पक्का? आज घर जाके ये टर्म नंबर 14 पढ़ लेना बुक से, इसके अंदर एक आधी चीज आपको और भी लिखी मिल जाएगी, वैल्यू एडिड स्टेटमेंट्स, फैंसी फैंसी और भी कई स्टेटमेंट्स बन रही हैं आजकल, वो भी एनुअल रिपोर्ट्स का पार्ट बना देते हैं। पर ब्रॉडली ये चीजें, एक मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इंड एएस के अंदर, तो वो भी तो आएगा हमारे, वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट है, समझ रहे हो? देखो ये पॉइंट क्लियर है कंजर्वेटिज्म वाला? आगे बढ़ते हैं, किस किस का डिफरेंस किया आज हमने? एक तो प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटीज, और एक हमने कंटीजेंट एसेट वर्ड के बारे में पढ़ लिया। अब अगला डिफरेंस हमारे इस चैप्टर के अंदर, उसके बाद चैप्टर खत्म है, प्रोविजन और रिजर्व्स का डिफरेंस। देखते हैं पहले इन दोनों में सिमिलैरिटी कौन बताता है। आज के बाद ना आप अप्रोच चेंज कर लो, जब भी कोई डिफरेंस पढ़ रहे हो, जब भी कोई डिफरेंस पढ़ रहे हो पहले उनमें सिमिलैरिटी, जो बताना चाहे रेज योर हैंड्स, प्रोविजन और रिजर्व में सिमिलैरिटी क्या है? हाँ जी कोमल जोत, दोनों में, प्रोविजन में भी रिजर्व में भी अमाउंट रिटेन होता दोनों में? यस, प्रोविजन भी आपके पैसे रखवाती है, रिजर्व भी पैसे रखवाता है अल्टीमेटली, तो दोनों में ये तो सिमिलर चीज है, यस और नो? पर एक ना आप याद करो, जब आप ना बचपन में पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ते थे प्लस 2 में, वहां ना एक पॉइंट पढ़ते थे आप प्रोविजन और रिजर्व्स का भी, या एक पॉइंट आपने और पढ़ा होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, आपको याद आ रहा होगा? जो प्रोविजन होती है ना वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होती है। किस किस को इसका मतलब पता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स? रेज योर हैंड्स, जो जो बताना चाहे। अगर मैं बोलता हूं प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है, तो उसका क्या मतलब है? ऐसे नहीं होता, मैं कह रहा हूं ऐसे होता है। हाँ जी सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब है कि आप चाहे प्रॉफिट्स में हो, आप चाहे लॉसेस में हो, जो करना है वो करना ही है। तो प्रोविजन तो भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब अगर प्रोविजन बनानी है तो बनानी ही पड़ेगी, चाहे प्रोविजन की वजह से लॉस ही क्यों ना आ जाए। और अगर मैं बात करूं रिजर्व्स की, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है, तभी बनेगा अगर प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट है ही नहीं तो रिजर्व कहां से बनाओगे? जिसकी तनख्वाह नहीं वो सेविंग कहां से करेगा, अगर तनख्वाह है ही नहीं, या पुराना पड़ा हो पैसा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आओ देखते हैं प्रोविजन और रिजर्व्स में क्या फर्क है। हमने जरा प्रोविजन में पॉइंट पढ़ना, प्रोविजन क्यों क्रिएट करते हैं? या तो कोई नॉन लायबिलिटी को मीट करने के लिए, या कोई ना कोई एसेट को गिरावट करने के लिए। ये वही वाली चीज आ रही जो मैंने आपको समझाई थी, पढ़ के देखो आपको मेरी बात समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूं। और रिजर्व क्यों क्रिएट करते हैं? एक तो पोजीशन को स्ट्रेंथन करना यहां हमारा एम है, हमारी जो पोजीशन है बिजनेस की, क्योंकि पैसा रिटेन रहेगा। या दूसरा कोई एकदम से अगर कुछ हो गया अनफोर्सीन, तो उसके लिए भी हमारे पास पैसा रहेगा। यस और नो? पढ़ो सेकंड बुलेट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रोविजन को क्या आप डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए यूज कर सकते हो? नो, क्योंकि वो पैसा तो रखा ही इसलिए
कि वो यूज ना हो, लेकिन रिजर्व को क्या यूज कर सकते हैं? यस, खासकर जनरल रिजर्व को आप उसे डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हालांकि कुछ स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं जिन्हें हम नहीं यूज कर सकते, जैसे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व वगैरह आपने अगर सुने हो तो स्पेसिफिकली आप प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह को रिडीम करने के लिए जो बनाते हो वो नहीं आप यूज कर सकते डिविडेंड डिक्लेरेशन में। यस और नो? कहां शो होती है भाई प्रोविजन? या तो प्रोविजन को शो कर दो लाइबिलिटी साइड, करंट लाइबिलिटी, या उसे शो कर दो एसेट्स में से माइनस करके। जैसे जो प्रोविजन है हम एसेट्स पे बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डिस्काउंट, उसे आप एसेट्स में से माइनस करके शो कर देते हो। और अगर मैं रिजर्व्स की बात करूं, ये तो हमेशा कहां शो होते हैं? लाइबिलिटी साइड। एक वर्ड आपने और बचपन में सुना होगा, रिजर्व फंड। क्या वर्ड है? रिजर्व फंड। ये रिजर्व फंड जो वर्ड है ये बेसिकली रिजर्व का ही एक रूप है, समझिएगा। मान लो ये मेरी एक बैलेंस शीट है, यहां पे मेरे पास बैंक बैलेंस आ रहा है 10 लाख का, और सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ रिजर्व्स आ रहे हैं 8 लाख, 8 लाख के, या जितने मर्जी कर लो, 6 लाख कर लो, चलो ठीक है, 6 लाख के रिजर्व्स आ रहे हैं सपोज, और बाकी बैलेंस शीट में बाकी चीजें आ रही होंगी, इक्विटी एंड ऑल। अब अगर आप सोचो रिजर्व्स हमने जो बनाए होंगे ये प्रॉफिट्स में से बनाए होंगे। एम क्या था हमारा? कि हमारा पैसा रिटेन हो जाए। लेकिन एक बात सोचो, आपने रिजर्व बनाने की एंट्री क्या करी होगी? कौन बताना चाहेगा? रिजर्व, क्योंकि एंट्री से ही रिजर्व क्रिएट होंगे। हाँ जी उमंग जी, उज्जवल मतलब, हाँ जी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू रिजर्व्स, टू जनरल रिजर्व, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अगर आप सोचो इस एंट्री से आपका रिजर्व बन गया, बताओ जो पैसा आपके पास पड़ा था वो बढ़ गया कि कम हो गया? कुछ पैसा तो उतना ही पड़ा है बिजनेस के अंदर, बैंक बैलेंस उतना ही है, कैश बैलेंस उतना ही है, और ऐसे का ऐसा ही पड़ा है। सोचो जब तक मेरी मेरी बुक्स में रिजर्व्स नहीं आ रहे थे तब तक भी मेरा बैंक बैलेंस 10 लाख था। जब मैंने बुक्स में एंट्री डाल ली रिजर्व्स की तो रिजर्व्स तो 6 लाख के आ गए, लेकिन बैंक तो अभी भी 10 लाख का वैसे ही पड़ा है। ये तो खतरनाक स्थिति है। रिजर्व बना भी लिया लेकिन पैसा तो फिर भी अभी खुला शेर है, कहीं मर्जी जा सकता है शिकार करने, पैसा कहां रिटेन हुआ? सर कहां आएगा चेंज? आप बताओ लाइबिलिटी में कौन सी में चेंज आएगा? आपने अभी तो एंट्री बनाई है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व्स, दो ही तो काउंट यूज हो रहे हैं, एक पी एंड एल कम हो रहा है और रिजर्व में आ रहा है। ना कोई एसेट साइड चेंज आया ना कोई लाइबिलिटी साइड चेंज आया। रिजर्व बनाना इज जस्ट अ बुक एंट्री, रिजर्व बनाना इज जस्ट अ बुक एंट्री। किताबों में तो लग रहा है पैसा रिटेन हो गया, रिटेन हो गया, रिटेन हो गया, मान लिया प्रॉफिट कम हो गए, डिविडेंड नहीं डिक्लेयर होगा मान लिया, लेकिन पैसा तो अभी भी ऐसे ही पड़ा है। तो इसलिए एक और एडवांस सोच के ऐसे कि जो रिजर्व हमने बनाया है उस पैसे को हम अलग से ईयर मार्क करके उसको हम कहीं बाहर सेफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दें। बताओ कितने का रिजर्व बनाया है? 6 लाख का। तो क्यों ना काम करें, अपने बैंक में से 6 लाख निकालें, कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ले लें, कोई बॉन्ड्स, कोई डिवेंचर्स, एक तो उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लग जाएगा, थोड़ा बहुत, और पैसा मेरा अलग से ईयर मार्क हो गया। यानी कि, और लोग फाइनेंशियल प्लानिंग वाले ये चीजें करते हैं, लोग ये सोच के चलते हैं 5 साल बाद मेरे को कितना पैसा चाहिए, अच्छा इतना चाहिए, तो आज ही मैं थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू कर दूं उस पर इंटरेस्ट। जैसे मान लो मुझे 5 साल बाद 5 लाख चाहिए, तो मैं हर साल 1-1 लाख नहीं जमा कराऊंगा, मैं 80-80 हजार मान लो जमा करवाने लग गया, ताकि उस पर इंटरेस्ट लगता लगता 5 साल में वो कितना हो जाए? 5 लाख। इस तरह लोग प्लान करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सुन रहे हो? तो मैंने क्या करा, 6 लाख निकाला और उसे इन्वेस्ट कर दिया। बताओ एंट्री क्या होगी? एंट्री बताओ पहले इन्वेस्टमेंट करने की। बिल्कुल सही, सिक्योरिटीज टू बैंक कह लो या इन्वेस्टमेंट टू बैंक कह लो। इससे क्या होगा, मेरा बैंक 4 लाख का रह जाएगा और यहां पे मेरे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी 6 लाख की। इतना क्लियर है? अब जब जब मेरा रिजर्व किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू शो हो रहा है तो वहां वहां रिजर्व का नाम हो जाता है रिजर्व फंड। ऐसे कैसे नाम हो जाएगा? इसकी भी एंट्री होगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फंड।
कई बच्चे तो ये सोचते हैं, मैं पूछता हूँ रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है, बच्चा कहता है क्रेडिट। रिजर्व फंड का कौन सा बैलेंस होता है, सर डेबिट। गलत है, फंड वर्ड लगते ही वो एसेट थोड़ी बन गया। रिजर्व फंड भी लायबिलिटी साइड शो होता है, ये भी क्रेडिट बैलेंस है। बस आप ये समझ लो, जब रिजर्व्स की अमाउंट को हमने बाहर कहीं इन्वेस्ट करा होता है तब रिजर्व्स का नाम बदल के क्या हो जाता है, रिजर्व फंड। पर बदल के ऐसे नहीं हो जाता कि कांटा मार के चेंज कर दिया है, एंट्री होती है उसकी भी। एक बात याद रखिएगा आज के बाद, ट्रेडिंग में, P&L में, बैलेंस शीट में कुछ भी दिखता है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ क्या होती है, एंट्री। हमारे बेसिक्स थोड़े वीक होते हैं +1 +2 में, उन्हें हमें स्ट्रॉन्ग करना है। क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो? देखो जरा रिजर्व फंड के बारे में समझ में आ रहा है? ये बच्चे ने रीमार्क्ड लिखा हुआ है, रीमार्क्ड नहीं है, ईयर मार्क्ड है, ऐसे की तैसी, ईयर मार्क्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है जी। अगला डिफरेंस हमारा है जी रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व के अंदर। अब दोनों में कॉमन वर्ड तो है रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व कौन सा होता है, जो रेवेन्यू प्रॉफिट से क्रिएट होता है, और कैपिटल रिजर्व कौन सा होता है, जो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है। अब कैपिटल प्रॉफिट कौन से होते होंगे, जो ऑर्डिनरी नहीं होते हैं, मतलब कोई सेल ऑफ एसेट हुआ आपका, है ना, फिक्स एसेट वगैरह, उससे होने वाले जो प्रॉफिट्स हैं। या सबसे अच्छा एग्जांपल मैं कैपिटल रिजर्व का देता हूं, रीवैल्यूएशन रिजर्व। बताओ मुझे, अगर आपने अपना कोई बिल्डिंग को रीवैल्यू करना है अपवर्ड, अपवर्ड क्या एंट्री डालोगे, देखते हैं क्या एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये एंट्री डालते हो। मान लो अगर बिल्डिंग को आप 10 लाख से रीवैल्यू कर रहे हो, तो जब बैलेंस शीट बनेगी, इधर से बिल्डिंग 10 लाख से बढ़ जाएगी, हाँ कि ना, और इधर से लाइबिलिटी साइड एक रिजर्व आ जाएगा 10 लाख, रीवैल्यूएशन रिजर्व। अब सोचो, ये जो रीवैल्यूएशन रिजर्व आपने बनाया है, ये रेवेन्यू रिजर्व है कि कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व सीधा बैलेंस शीट में जा रहा है। और एक टर्म में और बताता हूं, यहां पे ये है कैपिटल रिजर्व नॉट रियलाइज्ड इन कैश। ये ऐसा रिजर्व है जो भी कैश में भी रियलाइज नहीं हुआ। सर कोई ऐसा रिजर्व बताओ जो कैपिटल रिजर्व हो पर रियलाइज्ड इन कैश हो, रेज योर हैंड्स जो बताना चाहे। कोई ऐसा कैपिटल रिजर्व जो जाता बैलेंस शीट में और रियलाइज्ड इन कैश है, ये तो मैंने बताया नॉट रियलाइज्ड इन कैश। हाँ जी मेगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। देखो नॉर्मली ना, जो सेल ऑफ फिक्स एसेट है उसका जो प्रॉफिट आता है, वो प्रॉफिट तो P&L में नहीं जाता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका। सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐसी टर्म है, ऐसा रिजर्व है, और याद करो जब आप बैलेंस शीट सीखते हो शेड्यूल 3 की, तो वहां सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाते हो, दिखाते हो नहीं दिखाते हो? वो सिक्योरिटीज प्रीमियम सीधा रिजर्व में जा रहा है, बैलेंस शीट में जा रहा है, कैपिटल रिजर्व है और रियलाइज्ड इन कैश है, क्योंकि पैसा तो आया है बिजनेस में। शेयर होल्डर से प्रीमियम लिया है कि नहीं लिया, हाँ कि ना? समझ आता है कुछ आपको? पक्का क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि रियलाइज इन कैश, नॉट रियलाइज इन कैश, चलो एक बार के लिए छोड़ दो, सिंपल रखो बस। जो कैपिटल प्रॉफिट से रिजर्व बना वो कैपिटल रिजर्व है, जो रेवेन्यू प्रॉफिट से रिजर्व बना वो रेवेन्यू रिजर्व है। उसके बाद क्या रेवेन्यू रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड में यूज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि तो ऑर्डिनरी बिजनेस कर करके जो कमाओगे वो आगे डिविडेंड में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। लेकिन जो रिजर्व आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कैपिटल नेचर का आया है, क्या उसको ऐसे डिविडेंड में यूज कर लोगे? नहीं, नॉर्मली नहीं, कंपनीज एक्ट की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अब सोचो मैंने बिल्डिंग को रीवैल्यू करके अपना 10 लाख का रिजर्व बना लिया, ये 10 लाख मैं डिविडेंड में थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। जो रियलाइज ही नहीं हुआ कैश में वो तो बिल्कुल ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो सकता। यस और नो? एक मैंने रेवेन्यू रिजर्व का यहां एग्जांपल दे रखा है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। सुना है आपने इस रिजर्व के बारे में? क्या पर्पस होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन? देखो जनरल रिजर्व तो जनरल जहां मर्जी यूज कर लो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है रेवेन्यू रिजर्व पर है स्पेसिफिक। ये ना हर साल कुछ कुछ पैसा अलग करी जा रहे हैं,
कि अगर किसी ईयर में जाके हमारे प्रॉफिट्स कम हुए फिर भी हम चाहते हैं कि हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दें, ताकि मार्केट में हमारी रेपुटेशन खराब ना हो। क्योंकि अगर मार्केट में आप किसी ईयर में डिविडेंड कम डिक्लेयर करते हो या डिक्लेयर नहीं करते हो तो कई बार मार्केट में ये मैसेज चला जाता है कि कंपनी की स्थिति खराब है, तभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा। तो उसके लिए कौन सा रिजर्व क्रिएट करके चल रहे हो? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। बोलो क्लियर है? यस और नो? और अगर मैं कैपिटल रिजर्व्स की बात करूं तो एक तो मैंने बता दिया सिक्योरिटी प्रीमियम, एक आप याद करो +2 में सीखते थे प्रॉफिट ऑन फीचर ऑफ शेयर्स। याद करिए उसकी लास्ट एंट्री क्या करते थे? प्रॉफिट ऑन फीचर ऑफ शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। वो भी तो आप कैपिटल रिजर्व में लेके जाते रहे हो। आज तक उसे P&L में डाल के उससे प्रॉफिट बढ़ा के डिविडेंड थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट किया है। यस और नो? पढ़ के देखो, सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं? प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। और मैंने एक रेवेन्यू रिजर्व में और लिखवा रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये कहां पे यूज होता है? ये तो आपने पार्टनरशिप में भी सुना होगा। हाँ जी, कौन बताना चाहेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में? रेज योर हैंड्स। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या पर्पस होता है? ऐसे नहीं, ऐसे 4 बच्चों के हाथ खड़े हैं अभी तक, बाकी बच्चे सत्संगी क्या कर रहे हैं? हाँ जी, आप बताएं मैडम। नहीं, हाँ इसके बाद तो आप ही मैडम है। नहीं बता, नहीं बता, नहीं बता। धवन साहब आप बताएं, आपको पता है? नहीं बता। फिर वही 2 3 4 बच्चे रह गए, उनसे रिपीट। हाँ आप बताएं। थोड़ा और बेटर कोई बताना चाहे? मार्केट रेट के हिसाब से ना, अगर कभी हमारी सस्ती बिक जाती है इन्वेस्टमेंट तो हमारा पैसा कम रिलाइज होता है इन्वेस्टमेंट बेच के। तो उसके लिए हम लोग रिजर्व बना के चलते हैं कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई मार्केट में और हमारा पैसा कम रिलाइज हुआ तो हम इस रिजर्व से पूरा कर लें। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये आप अपने प्रॉफिट्स में से ही बनाते हो, ये वाले रिजर्व जो है ना, जो नॉर्मल प्रॉफिट्स आपके आ रहे होते हैं उन्हीं में से पैसा आप लोग रिटेन कर रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? और लास्ट में इस चैप्टर के हमने टॉपिक रखा हुआ है सीक्रेट रिजर्व या हिडन रिजर्व। भाई सीक्रेट रिजर्व या हिडन रिजर्व जो टॉपिक है ये विंडो ड्रेसिंग का उल्टा है। विंडो ड्रेसिंग में क्या होते थे? आप बेटर बेटर बढ़िया शो करते थे कि सब बिंदास चल रहा है। विंडो ड्रेसिंग उतना दम होता नहीं बिजनेस में जितना आप दिखा रहे होते हो। प्रॉफिट्स भी ओवरस्टेट कर रहे होते हो, एसेट्स भी ओवरस्टेट कर रहे होते हो, समझ रहे हो? लेकिन हिडन रिजर्व में आप करते हो भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, यही है बस जो है, पीछे करोड़ों करोड़ों रुपया पड़ा होता है लेकिन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, माफ कर दो। ये हिडन रिजर्व वाली फीलिंग है। कमा बहुत रहे हो पर जता नहीं रहे, बता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे। एक तो इनकम टैक्स बचाना आपका पर्पस हो सकता है यहाँ। दूसरा दूसरा ये पर्पस हो सकता है कि शेयर होल्डर्स को ना पता लगे कि कमाइयां बहुत हो रही हैं, डिविडेंड ना देना पड़े। मैनेजर्स तो आपको पता है ना, कंपनीज के अंदर शेयर होल्डर अलग होते हैं, मैनेजर्स अलग होते हैं। तो मैनेजर्स हो सकता है मैनिपुलेशन कर रहे हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब सुनो रिजर्व क्या है, मतलब हिडन रिजर्व क्या है। अ रिजर्व, ये क्या लिखा है? अ रिजर्व द एग्जिस्टेंस ऑफ विच, समझ गए ना? पढ़ लो, पढ़ लिया पहला बुलेट? देखो कैसे बनते हैं रिजर्व, या तो एसेट्स को लोअर अमाउंट पे शो करते हो या लाइबिलिटीज को हायर अमाउंट पे शो करते हो। इसके कई एग्जांपल हैं। डेप्रिसिएशन ठोक भी लगा दो, बताओ अगर डेप्रिसिएशन हाई लगाओगे तो उससे P&L में खर्चा ज्यादा जाएगा, प्रॉफिट कम आएंगे, एसेट्स कम हो जाएंगे। जबकि कमाई ज्यादा हो रही है आपकी पर प्रॉफिट्स कम शो कर रहे हो। बल्कि शुक्र करो डेप्रिसिएशन लगा दी। कई लोग तो करते हैं एसेट को उठा के P&L में डाल देते हैं। मशीन खरीदी चल भी P&L में, बिल्डिंग खरीदी चल भी P&L में। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब वैसे बता रहा हूँ तरीका कि अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मानते रहोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो भी सीक्रेट रिजर्व है। सर एक बार तो हो गया ना, नेक्स्ट ईयर में जो होगा वो अलग बात है। एक बार तो आपने अपना कर दिया ना काम खराब, नेक्स्ट ईयर में मैं मानता हूं आपकी बात की फर्क पड़ जाएगा। लेकिन एक बार एक साल में तो आपने क्या रिपोर्ट कर दिया कि मेरे प्रॉफिट्स कम है। ये पॉइंट आ गया ये वाला जो मैंने टिक करा है, समझ रहे हो? लास्ट पॉइंट भी देखो, कंटीजेंट लाइबिलिटी को उठा के एक्चुअल लाइबिलिटी बना लिया तो बुक्स में आ गया, फिर बैलेंस शीट में आ गया, एसेट कम हो गए, लाइबिलिटीज बढ़ गई। हाँ कि ना?
स्टॉक इन ट्रेड को अंडर वैल्यू कर दिया, वो उस आड़ में आके ना कॉस्ट और एनआरबी विच लोअर, एनआरबी कुछ ज्यादा गिर दी कि मेरे को इतना में ही बिकेगा ये बदतमीज, जबकि बिग मार्केट में ज्यादा करा होता है। और एक्सेसिव प्रोविजन बना दिया। प्रोविजन भी क्या है, एस्टिमेटेड है, आपने केड़ा कोई देख रहा है, बढ़ा बढ़ा के बना दो। ये सारे तरीके हिडन रिजर्व्स के। मयूर जी, ये क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछना चाहूंगा, पूछ रहा हूं, मेरे को बताइए, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हो, क्या ये विंडो ड्रेसिंग है? कही जाओ फिर, क्या होती थी विंडो ड्रेसिंग? कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मयूर बोल रहा है, तो सिर्फ मयूर बोल रहा है। बता बता के विंडो ड्रेसिंग। यार मैं किसी और ਨੂੰ बुलाई नहीं, तो मेरी गल सिर्फ 1 to 1 मयूर नाल हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जो मैंने बोला कि चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये विंडो ड्रेसिंग है, कह सकते हैं। कंसंट्रेशन लेवल पूरा होना चाहिए। विंडो ड्रेसिंग का एग्जांपल है कि नहीं है, बताओ ये? नहीं है। ये हिडन रिजर्व का एग्जांपल है, यस और नो? हिडन सॉरी, विंडो ड्रेसिंग का एग्जांपल क्या होगा? चार्जिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस और नो? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाना था P&L में, ले गया बैलेंस शीट में, उससे पोजीशन बेटर शो होती है, उससे पोजीशन। पूछो। भाई ऐसा है, अगर आप प्रोविजंस को बढ़ा लेते हो, मेरे को ये बताओ, अगर प्रोविजंस बढ़ा लेते हो तो आपके प्रॉफिट्स तो कम हो जाएंगे। तो अगर प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे तो डिविडेंड कहां से दोगे आप? क्वेश्चन ये आ रहा है बच्चे का कि सर अगर हम प्रोविजंस ज्यादा बना भी लेते हैं, डिविडेंड तो भी देना पड़ेगा। ये तो क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि अगर आप प्रोविजंस को ओवर वैल्यू करते हो, आपके प्रॉफिट्स तो अंडर वैल्यू होते हैं। चेक करो, वो प्रोविजन ही रिजर्व था। चेक करो, चेक करो, जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व था वो प्रोविजन थोड़ी थी, वो तो रिजर्व था। अब डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व तो बनाया ही मैंने डिविडेंड को इक्वल करने के लिए था, तो वहां से तो मैं डिविडेंड दे सकता हूं, पर मैं प्रोविजन से कहां से डिविडेंड दे दूं? क्या प्रोविजन मैंने डिविडेंड पे करने के लिए बनाई है? नो, कोई लाइबिलिटी को मीट करने के लिए बनाई है, तो वहां से मैं डिविडेंड कहां से दे दूं? या तो मैं प्रोविजन को कैंसिल करूं, रिवर्स करूं, उसके बाद डिविडेंड दे सकता हूं। कुछ समझ आ रहा है? हाँ कि ना? जिस बच्चे को अकाउंटिंग समझ में आ जाए ना प्रॉपर, वो बुक्स की एंट्रीज के साथ ही बिजनेस के अंदर फायदे पहुंचा सकता है। मैं आपको अगर बताऊं, हम लोग अकाउंटिंग सिर्फ पता क्या सोच के करते हैं, जो होगा उसे रिकॉर्ड कर देंगे। ये सही अप्रोच नहीं है, ये बुक कीपिंग है। सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर कल को आप चाहते हो कि सीए करके आपकी एक अच्छी वैल्यू बने सीए कोर्स के साथ, तो आपको बुक कीपिंग से बाहर आना पड़ेगा। ज्यादातर बच्चे पता क्या सीखते हैं अकाउंट्स के अंदर, इसे डेबिट करना है, इसे क्रेडिट करना है, ऐसे से एंट्री हो जाएगी। अरे भाई एक बात सोचो, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं बताऊं किसको पैसे ज्यादा देना चाहूंगा एज एन अकाउंटेंट? जो सिर्फ जो हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर देता है उसको, या जो उसके साथ साथ मेरे को थोड़ा बताता है कि सर आप ये एंट्री करो, इससे हमारे ये पैसा रिटेन होगा, इससे हम ये प्लान करेंगे। एंट्रीज के थ्रू आप प्लानिंग कर सकते हो। अकाउंटिंग तभी तो याद करो, अकाउंटिंग की जब हम डेफिनेशन पढ़ते थे, उसे बुक कीपिंग से डिफरेंशिएट करते थे। बुक कीपिंग में तो सिर्फ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग होती है, अकाउंटिंग में हम एनालिसिस इंटरप्रिटेशंस ये सारी चीजें भी करते हैं। तो आपको एक बुक कीपर नहीं बनना। अच्छा अकाउंटेंट तब बनोगे जब आप हर एंट्री के लॉजिक को समझोगे। मैं तो कह रहा हूं अच्छा अकाउंटेंट भी नहीं बनना, अच्छा प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना है। क्योंकि अच्छा अकाउंटेंट तो बीकॉम वाले भी बन जा रहे हैं, सिर्फ कि जिन्होंने कल ही बीकॉम करी चल भी अकाउंटेंट बन गया। हमें एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना है, और प्रोफेशनल अकाउंटेंट वो होगा ना जो एंट्रीज के लॉजिक्स को समझता है पूरा। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? क्लैरिटी है सबको? तो चलो अच्छी बात है, 2-3 डाउट्स आपने पूछे बीच में, आई होप उससे चीजें आपको क्लियर ही हुई होंगी।
हाँ जी, चार्ज करना कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ये आप कह रहे हैं कि सीक्रेट रिजर्व में नहीं आना चाहिए। नहीं, एरर तो है ही, एरर तो फिर ये भी है, अगर हम मैं बात करूं कि मैं अंडर वैल्यू कर रहा हूं स्टॉक को, मैं एक्सेसिव डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं, है तो ये भी गलत है। नहीं 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 नहीं, आप मेरी बात समझो, ये तरीके हैं जिससे लोग करते हैं एरर। आप मेरी बात सुनो, कोई बिल आया, आपने उस पर आई थी मशीन लिख दिया, साथ में रिपेयरिंग है, उठा के उसे P&L में डाल दिया, कि केड़ा कोई चेक कर रहा है बाद में कि मशीन आई थी कि रिपेयरिंग हुई थी। इस तरह की चीजें कर करके आप लोग सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करते हो। गलत तो इसमें ये भी है, फिर शोइंग कंटीजेंट लायबिलिटी एज एन एक्चुअल लायबिलिटी, गलत तो ये भी है। गलत कर करके तो सीक्रेट रिजर्व कर रहे हैं। यस और नो? पर आप भी सही कह रहे हो कि ठीक है, सब्जेक्टिव चीजें भी हो सकती है, मतलब दोनों चीजों से आप सीक्रेट रिजर्व बना सकते हो, कुछ गलत करके भी बना सकते हो, कुछ थोड़ा सब्जेक्टिविटी का बेनिफिट उठा के भी बना सकते हो। यस और नो? तो यहां अब मैं अगर आपको फिर से, वैसे तो मैं स्टडी मटेरियल आपको दिखा चुका हूं, कि आपको मैंने कहा था कि भाई आप शुरू कर लो। यूनिट 1 भी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो ना, कर सकते हो स्टार्ट। यूनिट 2 भी आपका कंप्लीट है मेरी तरफ से एक बार। यूनिट 3 का तो सीन ये है कि अगर मैं आपको रोज के रोज थोड़े से वर्ड्स देता रहूं ना, ज्यादा बेटर रहेगा रादर देन सारे इकट्ठे पढ़ने के। तो देखो, बुक में भी आपको मैंने दिया हुआ है नोट्स के अंदर, आप ये शुरू कर लो, रोज के ना, रोज के 10 वर्ड्स पढ़ के आई जाओ, रोज के 10 वर्ड्स पढ़ के आई जाओ, थोड़ा सा साथ साथ ही कवर हो जाएगा। और पता है क्या है, इनकी लैंग्वेज अच्छे से आप पढ़ोगे तो हम डिस्कशन भी करते रहेंगे, वरना के एंड में आके बड़ा बल्कि हो जाता है चैप्टर। 10 10 टर्म्स रोज की पढ़ते रहो, ठीक है। और इसके बाद जो यूनिट 4 है वो हमारा हो गया, यूनिट 5 हमारा हो गया। बोलो, समझ आ रहा है? आप कुछ कह रहे थे सर? देखो, टर्मिनोलॉजीज वाले चैप्टर में से एज सच अगर मैं कहूं तो पेपर में आपको ज्यादा पेपर नहीं मिलेगा, मानता हूं। लेकिन मैं पता क्यों कहता हूं, एक तो वही जो मैं बार बार बोलता हूं कि लैंग्वेज और नॉलेज, दोनों चीजों के लिए मैं बोलता हूं कि करो। हमारा खोखला काम नहीं कि सिर्फ पेपर क्लियर करना है, मैं बार बार कहता हूँ एक ही टारगेट है, आपको अच्छा प्रोफेशनल बनाना है, सिर्फ पेपर नहीं क्लियर करवाने। तो उसके लिए मैं जरूर कहूंगा कि जिस अप्रोच से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, स्लो थियोरी की एक एक वर्ड, उस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो आपको इस चैप्टर में नॉलेज बहुत मिलेगी। और हो सकता है कोई छोटा मोटा अगर आपको कॉन्सेप्ट पहले ना अच्छा बना हो, यहाँ से और बेटर हो जाए। क्योंकि थियोरी को जब आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, मुझे पता है +1 +2 बच्चे कैसे पढ़ते हैं, थियोरी तो पढ़ते ही नहीं, सीधा +1 में सीधा अकाउंटिंग क्वेश्चन शुरू कराते हैं, और +2 में सीधा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू कराते हैं। थियोरी इतनी पढ़ता ही नहीं बच्चा, सीधा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होने लग जाते हैं बच्चे के, बच्चा खुश हो जाता है मेरे को अकाउंट्स आ गया। लेकिन कुछ चीजें खोखली रह जाती हैं, हमने उन चीजों को भरना है सबको, वरना सीए इंटर में और फाइनल में हवा निकलती रहेगी उन छेदों में से। अगर यहाँ पे ठीक कर लोगे, इंटर और फाइनल में भी पक्का काम होगा। समझ रहे हो? तो मैं तो ये कहूंगा कि आज आप ये मत सोचो कि सर ये एग्जाम में तो इतना आना नहीं, छोड़ देते हैं। अभी टाइम है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगाते रहो, एंड में आके छोड़ देना अगर छोड़ना हुआ पेपर से एक दिन पहले। यस और नो? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, थैंक यू, बाय बाय।